This is lecture number 2, Principles of Communication Systems, and this lecture is the introduction to signals. Most of the contents which you will study in this lecture, you have already studied them in Signal and Systems course. So start में सबसे पहले what is a signal? A signal is a set of information or data. For example, यहाँ पे आपके पास सिग्नल की एग्जांपल गिवन है टेलीफोन सिग्नल एंड टेलीविज़न सिग्नल। टेलीफोन जो सिग्नल है उसमें वो कैरी करेगा वॉइस इंफॉर्मेशन, और जो टेलीविज़न सिग्नल है उसमें बोथ ऑडियो और वीडियो इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा और भी बहुत से सिग्नल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टॉक मार्केट को अगर ओवर द डे अगर उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहें तो वो भी एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है डाटा। अच्छा, इस कोर्स में हम डील करेंगे एक्सक्लूसिवली विद सिग्नल्स विच आर फंक्शन ऑफ टाइम। कोई भी सिग्नल जो कि फंक्शन है टाइम का, वो एग्जिस्ट करता है ओवर सर्टेन टाइम विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड वैल्यूज़। सो अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अ साइज़ ऑफ अ सिग्नल, तो कोई ऐसी एक वैल्यू जो कि हमें इंडिकेट करके क्या स्ट्रेंथ है सिग्नल की, सो उसके लिए कॉमनली दो क्वांटिटीज़ यूज़ की जाती हैं। एक है सिग्नल एनर्जी और दूसरी सिग्नल पावर। इन दिस स्लाइड we will discuss instantaneous power P of t, and we will also discuss how we in communication systems normalize this power by taking R is equals to 1 ohm. So on the top you can see that instantaneous power across a resistor R is given by P of t is equals to V square of t divided by R. So V square, V is the voltage, and we can also write it in terms of current, which becomes I square t times R. So this is the real instantaneous power across a resistor R or across a load. But in communication systems, we normalize this power by assuming that R is equals to 1 ohm. And by assuming that R is equals to 1 ohm, we get rid of this load R, and the instantaneous power or normalized power can be represented by P of t is equals to x square of t, where you can see that x of t can either be a voltage signal or a current signal. So now we can define the energy of the signal. If we have a signal g of t, we can define its energy as Eg. You can see here in the equation that we take the square of the signal and then we integrate it over the time. The reason is कि हम लोग स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं सिग्नल का बिकॉज अगर हम इसका स्क्वायर ना लें तो सिग्नल अपनी पूरी ड्यूरेशन में पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी, और हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जो एरिया अंडर द कर्व है वो एक स्मॉल वैल्यू दे। सो ये एक सही मेजर नहीं होगा एनर्जी का सिग्नल की, इसलिए हम सिग्नल का स्क्वायर लेते हैं एंड देन वी find the area under the curve. So this defines the energy of the signal. ये जो टॉप इक्वेशन है ये एक्चुअली सिग्नल जी ऑफ टी यहाँ पे रियल सिग्नल अज्यूम किया गया। अगर सिग्नल रियल सिग्नल ना हो और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल हो जैसा कि यहाँ नीचे गिवन है, तो हम सिग्नल को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं,
और जहाँ पे सिग्नल जी ऑफ टी का कॉन्जुगेट का मतलब है कि हम उसके फेस को 180 डिग्री शिफ्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओरिजिनल सिग्नल जी ऑफ टी के साथ, जिसको हम एब्सोल्यूट जी ऑफ टी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल हम ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे नीचे। If the signal is of infinite duration, as you can see in the figure here, a signal is of infinite duration, then it will have infinite energy. In this case, a more meaningful quantity would be average power, which is defined as Pg is equals to limit t tends to infinity 1 over t times, and this rest represents the energy of the signal g of t. So अगर आप इसको देखें तो हम एनर्जी को डिवाइड कर रहे हैं विद द टाइम, where t is a large value, and this gives us the average power of the signal. Once again, ये जो इक्वेशन है ये फॉर रियल सिग्नल जी ऑफ टी है, और अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल हो हमारे पास जी ऑफ टी, देन वी कैन यूज़ द इक्वेशन गिवन बिलो। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिग्नल पावर है पी जी, वो एक्चुअली टाइम एवरेज है ऑफ द सिग्नल एम्पलीट्यूड स्क्वायर का, और हर सिग्नल का एवरेज पावर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो अगर आप देखें कोई सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है, तो इट मीन्स कि वो एनर्जी सिग्नल तो नहीं है, ठीक है। तो आप साइज़ ऑफ दैट सिग्नल को मेजर नहीं कर सकते विद एनर्जी, बट यू कैन यूज़ एवरेज पावर इन दैट केस। लेकिन हर केस के लिए एवरेज पावर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके लिए या तो सिग्नल पीरियोडिक हो या कोई स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी हो उसमें, तब हम कह सकते हैं कि ये इसकी एवरेज वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास सिग्नल हो रैंप सिग्नल, जो कि डिफ़ाइन किया जा सकता है जी ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, इट मीन्स के टाइम के साथ साथ उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। सो जी ऑफ टी इंक्रीजेस indefinitely or as t increases. So in that case, this ramp signal will neither be the energy signal nor power signal. Signal energy units are joule and signal power units are watts. आप देख सकते हैं watts is also equal to joule per second. देखिए, अगर हमारा सिग्नल जी ऑफ टी वोल्टेज सिग्नल है तो उसके यूनिट्स होंगे वोल्ट्स स्क्वेयर्ड सेकंड, और अगर हमारा सिग्नल जी ऑफ टी एक करंट सिग्नल है तो उसके एनर्जी के यूनिट्स होंगे एम्पियर्स स्क्वेयर्ड सेकंड्स। इसी तरह अगर जी ऑफ टी वोल्टेज सिग्नल है तो उसके पावर के यूनिट्स होंगे वोल्ट्स स्क्वेयर, और अगर करंट सिग्नल है जी ऑफ टी तो उसके पावर के यूनिट्स होंगे एम्पेयर्स स्क्वेयर। सिग्नल पावर को जनरली लॉगरिथमिक स्केल में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम डीबी स्केल भी कहते हैं। और फर्दर डीबी के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, एक डीबी डब्ल्यू जो कि वाट्स को रिप्रेजेंट करी है, और एक डीबी एम जो मिली वाट्स को रिप्रेजेंट करी है। यहाँ पे कन्वर्जन का उनका फार्मूला गिवन है। अगर आप देखें, अगर आपके पास डीबी में कोई वैल्यू गिवन तो आप उसमें 30 ऐड करें तो आपको dBm में मिल जाएगी वैल्यू। दिस इज़ एग्जांपल 2.1
of the book, and you have to determine the suitable measure for the signals given below. आप देख सकते हैं कि जो फिगर ए है आपके पास, इट्स अ फाइनाइट सिग्नल, और इसका जो सूटेबल मेजर होगा वो उसकी एनर्जी होगी टू गेट द साइज ऑफ द सिग्नल। तो यहाँ पे हम एनर्जी फार्मूला अप्लाई करेंगे टू गेट द एनर्जी। इसके बाद जो फिगर बी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, और इसका जो सूटेबल मेजर है साइज़ का, वो पावर, एवरेज पावर होगा। सो आप यहाँ पे एवरेज पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे टू गेट द एवरेज पावर ऑफ द सिग्नल। ठीक है, इसके बाद आप इस स्लाइड में देखें तो आपके पास अगेन 3 केसेस हैं, और ये तीनों पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, और क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, आप इसका आपको गिवन है कि इसकी एवरेज पावर फाइंड आउट करें। सो आई थिंक ये आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है कोसाइंस की। जो पार्ट बी है उसमें 2 कोसाइन विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसीज एंड फेज शिफ्ट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, और इनका आप होल स्क्वायर लेंगे, और इसको अगर आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी, और उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेपरेटली टू गेट द पावर ऑफ द सिग्नल। नाउ वी मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स की है। In deterministic signals there is no uncertainty, and you can find the value of a signal at any given time using mathematical expression or known model. For example, here we have x of t is equals to 5 cos 10t. So you can see that for any value of t we can find the value of the signal x of t. On the other hand, we have random signals, and in random signals there is certain degree of uncertainty, and we don't know which value will occur at a given time. But in these random waveforms, if we observe them over the long period, there may be certain statistical regularities such as mean, variance, root mean square value, and these random signals may have a known distribution such as Gaussian distribution, exponential distribution. The second category is periodic and non-periodic signals. Here you see that a definition of a periodic signal is given, which says that a signal x of t is called periodic in time if there exists a constant t naught greater than 0 such that x of t is equals to x of t plus t naught. So it means that signal is repeating itself infinite times, and it is an infinitely long duration signal, and t naught is the time period of the signal x of t. So therefore the smallest value of t naught that satisfy the periodicity condition is the period of the signal x of t. Now, to be a periodic signal, there is another important condition which should be satisfied, and that is a periodic signal by definition must start at minus infinity, and it should continue forever. The third classification is of continuous and discrete signals. As you can see that the continuous signal x of t is a function of time, where the signal is present at all the values of t.
On the other hand, in the discrete signal, the signal is only present at the discrete times, and this time is characterized by kt, where k is an integer and t is a fixed time interval. We can classify signals in terms of energy or power signals. As we have learned these two quantities before, so this will be straightforward, and here definition of energy signal is presented, and it says that a signal x of t is an energy signal if it has non-zero but finite energy. But these finite energy signals uh, will result in zero average power. The signals which are deterministic and non-periodic or aperiodic signals, they are classified as energy signals. On the other hand, power signals are those signals whose power is finite but non-zero, uh, and these finite average power signals have infinite energy. They have infinite energy. It is straightforward to see that because they are long duration signals, so they may have infinite energy. So again here the periodic signals and random signals are generally classified as power signals. There is another classification known as analog and digital signals. As you have covered that in the previous class, so I will not be repeating it here, but this category is given in the book and you can read that from there. क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के बाद अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और आप ये पहले अपने कोर्सेज में पढ़ चुके हैं. तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है यूनिट इम्पल्स फंक्शन. यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, और it is defined as delta t is equals to 0 when t is not equals to 0. So it means there is a value at t is equals to 0, and elsewhere the value of function is 0. The second equation tells the area under this function delta t is equals to 1. So if we visualize this function, it will be an impulse at time t is equals to 0 and 0 elsewhere. So what happens that when we multiply this impulse with a function phi of t, then the resulting signal is another impulse located at t is equals to 0, which has an amplitude of phi of 0. So whatever the value of the phi function, which is a continuous function we assume here, the value of phi of 0 will be the amplitude of that impulse. इसी तरह अगर हम डेल्टा फंक्शन जो कि इम्पल्स है, अगर वो लोकेटेड है एट टाइम कैपिटल टी, और हम उसको मल्टीप्लाई करें विद अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन फाई ऑफ टी, तो जो रिजल्टिंग हमारे पास सिग्नल आएगा वो एक्चुअली वैल्यू होगी फाई ऑफ कैपिटल टी टाइम्स डेल्टा टी माइनस कैपिटल टी. सो ये एक इम्पल्स होगी विच विल बी लोकेटेड एट कैपिटल टी, और इसका एम्पलीट्यूड फाई ऑफ कैपिटल टी होगा, सेम लाइक जैसे हमने टी इज इक्वल्स टू 0 वाला केस प्रीवियसली देखा है. इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास सैम्पलिंग प्रॉपर्टी आ जाती है ऑफ द यूनिट इम्पल्स फंक्शन, और इस प्रॉपर्टीज का मतलब है, ये आप दो इक्वेशंस जो देख रहे हैं,
इसको हम सम अप कर सकते हैं कि these results mean that the area under the product of a function with an impulse delta t is equal to the value of that function at the instant where the unit impulse is located. अगर आप इसको केयरफुली देखें तो हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये वाली कि फाई ऑफ टी अगर कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन है हम इसको मल्टीप्लाई करें विद डेल्टा टी तो हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि इट विल रिजल्ट इन फाई ऑफ ज़ीरो टाइम्स डेल्टा टी। तो फाई ऑफ ज़ीरो को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जा सकते हैं और इंटीग्रेशन कर सकते हैं ऑफ डेल्टा टी, और हमें मालूम है कि इन एरिया अंडर द delta function is equal to 1, so we will be left with phi of 0, and same goes with this delayed impulse. It is important to tell you that this impulse which is a tall and narrow rectangular pulse of unit area, it is an abstraction and it is impossible to generate such a pulse practically. Another useful function is unit step function, and it has a 0 value if t is less than 0, and it has a 1 value for all the values of t which are equal and greater than 0. You can see the figures below for unit impulse function given on the left side, and on the right side we have unit step function. These both functions are related. If we integrate the unit impulse function from minus infinity to t, we get the unit step function, and if we derivate the unit step function with respect to t, we obtain the unit impulse function. So as we have learned that unit impulse function is used for sampling, it has a sampling property. So for unit step function, so if we want to make any signal causal, we can multiply it with the unit step function, and it will remove all the values from the signal which are located at t less than 0 and make it a causal function. Correlation between two signals एक बहुत important concept है जो कि यूज़ होता है सिग्नल प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस में, सच एज रिडार्स में, डिजिटल कम्युनिकेशन में और मैनी अदर एप्लीकेशंस. सो ये बताता है हमें कि दो सिग्नल आपस में कितने रिलेटेड हैं विद ईच अदर, और यहाँ हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन है बिटवीन टू सिग्नल्स, और जो दो सिग्नल हैं वो y और x हैं, और आप देख सकते हैं कि उनको हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है इस कोफिशिएंट को विद देयर एनर्जीज. सो आइडिया ये है कि Cn की वैल्यू जो है वो 1 और -1 के दरमियान में वेरी करे. सो इसके तीन पॉसिबल केसेस हैं जो कि गिवन है यहाँ पे. फर्स्ट वन इज़ Cn इज इक्वल्स टू 1, और इसको बेस्ट फ्रेंड्स कैटेगरी में लाया गया है. इट मीन्स के दोनों सिग्नल्स आपस में अलाइंड हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इफ़ y ऑफ t इज़ इक्वल्स टू k x ऑफ t, और k कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो बोथ सिग्नल्स आर अलाइंड, और दिस मीन्स के मैक्सिमम सिमिलैरिटी है बिटवीन द सिग्नल्स. सेकंड कैटेगरी वर्स्ट एनिमीज़ की है. इट मीन्स के जो k की वैल्यू है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव होने से सिग्नल्स आर अलाइंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इट मीन्स के सिग्नल्स जो हैं दे अंडरस्टैंड ईच अदर बट दे डू नॉट लाइक ईच अदर.
अम, इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स की है, और इट मींस के सी एन की वैल्यू ज़ीरो है, दो सिग्नल आपस में ऑर्थोगोनल हैं और टोटली अनरिलेटेड हैं एक दूसरे से। Similarly, a correlation coefficient for complex signals is given by this expression, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have taken conjugate of one of the complex signal. Correlation से related एक example है, example 2.6, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सिग्नल x of t है जो कि फिगर a में गिवन है, उसका 1 by 1 तमाम g फंक्शंस के साथ g1 of t, g2 of t till g6 of t, इन तमाम सिग्नल्स के साथ कोरिलेशन कंप्यूट की जाए। सो आप इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस। इस स्लाइड में हम कोरिलेशन की एप्लीकेशन देखेंगे रिगार्डिंग सिग्नल डिटेक्शन। सो एग्जांपल यहाँ गिवन है कि एक सिग्नल पल्स जी ऑफ टी ट्रांसमिट की गई है टू डिटेक्ट अ टारगेट, और अगर वी गेट द रिफ्लेक्टेड पल्स बैक तो इट मीन्स कि टारगेट इज प्रेजेंट। अदरवाइज इफ वी डोंट रिसीव एनी पल्स, रिफ्लेक्टेड पल्स, then there is no target. So the challenge is कि we have to detect the attenuated pulse, जो reflect होके pulse वापस आएगी वो attenuated होगी because it has traveled a distance or both sides, and then there will be a noise present. So इतना heavily attenuated और in the presence of noise reflected pulse को detect करना एक challenge है। On the other hand इसका solution ये है कि reflected pulse को, जो कि attenuated है और noise भी इसमें added है, उसको हम correlate करें with the transmitted pulse because we know what we transmitted. So transmitted pulse के साथ हम उसको correlate करें, और कोरिलेशन के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकेंगे कोरिलेशन वैल्यू देखते हुए कि रिफ्लेक्टेड पल्स रिसीव हुई है या नहीं। इस सिस्टम को जो सिग्नल डिटेक्शन का सिस्टम है, इसको अगर हम क्लोजली देखें तो हमारे पास जो रिसीव्ड सिग्नल है वो z ऑफ t से गिवन है, एंड इट्स इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा जो कि रिफ्लेक्शन एंड एटेनुएशन लॉस है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है विद द सिग्नल, और सिग्नल भी वो है जो हमने ट्रांसमिट किया था बट उसके डिलेड, उसमें प्रोपगेशन डिले भी है, और प्लस उसके साथ w ऑफ t नॉइज़ और इंटरफेरेंस भी ऐड हुई है। सो अगर टारगेट प्रेजेंट है तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी, कोई वैल्यू बनेगी जो कि एक्चुअली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करी होगी, बट इफ़ द टारगेट इज़ एब्सेंट तो हमारे पास सिंपली नॉइज़ होगा w ऑफ t। अब देखा जाए तो टारगेट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो तो हमारे पास एक सिग्नल होगा, राइट, z ऑफ t, और उसको देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि ये नॉइज़ है या ये रिफ्लेक्टेड सिग्नल है। तो सबसे पहले इसमें जो की है टू टारगेट डिटेक्शन वो है कि ये दोनों सिग्नल्स जो कि नॉइज़ और जो आपने ट्रांसमिट किया है जी टी माइनस टी नॉट, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हों। यहाँ पे इक्वेशन में गिवन है कि अगर वो ऑर्थोगोनल होंगे तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो हमने इनमें से एक का कॉन्जुगेट लिया हुआ है एंड प्रोडक्ट लेके एरिया अंडर द कर्व उसका ज़ीरो होगा। और सो हम क्या करेंगे कि रिसीवर साइड पे जो हमने z ऑफ t रिसीव किया है उसको हम ट्रांसमिटेड सिग्नल विद डिलेड बाय t नॉट और उसका कॉन्जुगेट लिया होगा उस वर्जन से हम
मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे एंड वी विल गेट ईदर ज़ीरो या फिर कोई वैल्यू अल्फ़ा ई पी जो कि पल्स एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ पे हमें थ्रेशोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी एट द रिसीवर। तो हम कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर सकते हैं कि अगर इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वैल्यू है तो टारगेट प्रेजेंट है, अगर इससे कम है तो टारगेट एब्सेंट है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमने यहाँ पे जो z ऑफ t के अंदर प्रोपगेशन डिले है उसी प्रोपगेशन डिले को हमने g का जो कॉन्जुगेट वर्जन है उसमें लिया है टी नॉट को। तो अगर हमें ये टी नॉट मालूम नहीं है, जो कि अमूमन हमें मालूम नहीं होता प्रैक्टिकल सिस्टम्स में, सो उस वक्त हम सॉल्यूशन ये है कि वी विल यूज़ बैंक ऑफ n correlators, so each having a different delay tau। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग पैरेलल z ऑफ t को डिफरेंट n कोरिलेटर्स से कोरिलेट कर सकते हैं और हर कोरिलेटर में डिले डिफरेंट होगा और इस तरह हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अगर उनमें से कोई भी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ टारगेट प्रेजेंट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एक्चुअली कोरिलेशन है ऑफ अ सिग्नल विद इटसेल्फ और इसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन गिवन है कि साई जी ऑफ टॉ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी जो कि हमारा एक्चुअल सिग्नल है उसको हमने मल्टीप्लाई किया विद द डिलेड वर्जन ऑफ इटसेल्फ और डिलेड बाय टॉ है। सो ये इक्वेशन हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की इक्वेशन है जो कि हमें सिमिलैरिटी दे देगी ऑफ अ सिग्नल विद इट्स ओन डिलेड वर्जन। और ऑटो कोरिलेशन जो फंक्शन है वो हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल। एनर्जी ऑफ ऑर्थोगोनल सिग्नल्स, अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं x ऑफ t एंड y ऑफ t और दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो हम उनको अगर ऐड करें और एक नया वेरिएबल बनाएं z ऑफ t तो एनर्जी ऑफ z ऑफ t जो है वो इक्वल होगी एनर्जी ऑफ x प्लस एनर्जी ऑफ y के। इट मीन्स के एनर्जी ऑफ z जो है वो इक्वल है इंडिविजुअल एनर्जीज के सम के x और y के। सो इसका प्रूफ यहाँ गिवन है नीचे कि हमने सिंपली z ऑफ t को प्लग इन कर दिया एनर्जी की इक्वेशन में और सबसे पहले हमने स्क्वायर को ओपन किया और आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि दोनों ऑर्थोगोनल हैं सिग्नल्स, सो जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड टर्म है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास फाइनली ई ऑफ एक्स प्लस ई वाई जो हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्स और एनर्जी ऑफ वाई है वो ऐड अप हो रही होंगी। तो ये प्रूफ है और इसको हम पार्सिवल थ्योरम भी कहते हैं, which states that energy of sum of orthogonal signals is equal to sum of their individual energies. The next topic is trigonometric Fourier series, which is also a familiar topic and you have studied it in Signal and Systems course. So Fourier series is used to represent a periodic function as a sum of cosine and sine functions। और ये इनिशियली हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डेवलप की गई थी, बट नाउ इट इज़ वाइडली यूज्ड इन सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। फोरियर सीरीज फाइंड करने से पहले किसी भी फंक्शन की
हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या उस फंक्शन का फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। इसके लिए दो कंडीशंस हैं। जो जो फर्स्ट कंडीशन है वो है वीक डिरिचले कंडीशन, जो कि यहाँ इक्वेशन में गिवन है। इसका मतलब है कि जो पीरियोडिक आपका फंक्शन है ओवर द टाइम पीरियड टी नॉट, वो इंटीग्रेबल हो, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है अगर हम उसको इंटीग्रेट करें ओवर द टाइम पीरियड। अगर ये कंडीशन वीक डिरिचले वाली सेटिस्फाई हो जाती है तो इट मीन्स फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है फंक्शन का। हाउएवर कन्वर्जेंस का इशू फिर भी रहेगा कि इधर ये फोरियर सीरीज कन्वर्ज कर रही है एट ऑल पॉइंट्स या नहीं। तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है, वो ये है कि जो फंक्शन है आपका, इट मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वन टाइम पीरियड, और जो नंबर ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हैं वो भी फाइनाइट हो इन अ गिवन टाइम पीरियड। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम नहीं चाहते कि फंक्शन जो है उसके हायर कोफिशेंट्स जो हैं वो कन्वर्ज ना कर सकें। तो इन दोनों कंडीशंस को जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा उसे हम स्ट्रॉन्ग डिरिचले कंडीशन की कैटेगरी में ला सकते हैं, और इट मींस के ना सिर्फ फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का बल्कि कन्वर्ज भी करेगा एट ऑल पॉइंट्स। सो किसी भी प्रोडिक फंक्शन जी ऑफ टी का हम फोरियर सीरीज इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि ये टॉप पे गिवन है आपके पास। इसमें हमारे पास देखा जाए तो दो मेन टर्म्स हैं। एक तो ए नॉट है जो कि डीसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और देन देयर इज़ अ समेशन, और समेशन के अंदर देयर आर फर्दर टू टर्म्स। एक टर्म में हमारे ए कोफिशेंट्स हैं जो कि कोसाइन वेव के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दूसरी टर्म में हमारे पास बी कोफिशेंट्स हैं जो कि साइन वेव के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। So to find these coefficients a naught, a n, b n, the formulas are given below, और इनको यूज़ करते हुए आप g of t के फोरियर सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपके पास गिवन है टॉप इक्वेशन में। ये सिमिलर है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। इसमें सी एन, सी नॉट और थीटा एन जो है न्यू वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सी नॉट जो है वो ए नॉट के इक्वल है, और सी एन जो नया कोफिशेंट है वो एक्चुअली ए कोफिशेंट का स्क्वायर एंड बी कोफिशेंट स्क्वायर होल अंडर रूट के इक्वल है, और जो थीटा एन है वो हमारे पास tan इनवर्स माइनस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन। सो ये माइनर सी कैलकुलेशन से हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ को। इससे रिलेटेड तीन एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, एग्जांपल 2.7, 2.8 एंड 2.9। तो इन तीनों में आपको कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करने के लिए फॉर डिफरेंट प्रोडिक फंक्शंस कहा गया है। तो इसको आप सॉल्व करें। लास्ट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ है जो कि डिफरेंट है जो आपने प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ देखी है। डिफरेंस ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में हम फोरियर सीरीज़ लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एंड साइन फंक्शंस, बट यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल बेसिस फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ गिवन है टॉप इक्वेशन में e raised to power j n omega naught t. So इन एक्सपोनेंशियल ऑर्थोगोनल फंक्शंस के थ्रू हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक कोफिशिएंट है हमारे पास डी एन, जो कि जिसकी एक्सप्रेशन यहाँ नीचे गिवन है। सो अब आपने फोरियर सीरीज़ के लिए इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं या एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है फोरियर सीरीज़ का, और
इस एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से रिलेटेड बुक में आपके एग्जाम्पल 2.10 एंड 2.11 दो एग्जाम्पल्स हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। इस और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रीवियसली हमने देखे उसकी भी फोरियर सीरीज़ की एग्जाम्पल्स जो 3 हैं उनको भी बुक में देखिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। सो इन एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हैं वो हम सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।